हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लॉ चैनल विनायका लॉ स्टडीज़। कैसे हैं आप और कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है? देखिए, आपका एआईबी का एग्ज़ाम आने वाला है जो आपका 7 जून का है, जिसका आपको सभी बच्चों को पता है और उसी की हम प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं, यानी हमारे एमसीक्यूज़ के द्वारा। आज जो हमारी क्लास आने वाली है वो सभी यानी ऑल सब्जेक्ट्स है, यानी उसमें सारे सब्जेक्ट होंगे, सभी के एमसीक्यूज़ होंगे और ये एमसीक्यूज़ वे एमसीक्यूज़ है जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी क्वेश्चन में बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो इसी क्लास को आज हम और अच्छा बनाते हैं, यानी इसे हम सिर्फ एमसीक्यूज़ से नहीं बल्कि इसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम इस क्लास को करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें हमें अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एआईबी की क्लास, जिसमें हमने लिया है सभी सब्जेक्ट से अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी सारे ही सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एआईबी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो हमने मोस्टली सब्जेक्ट को कवर किया है। इसमें जो हमारे 1 to 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हमारे माइनर लॉ के होंगे और 11 to 30 हमारे मेजर लॉ के, यानी दोनों ही तरह के क्वेश्चन हमने इसमें डाले हैं, माइनर भी और मेजर भी। अब हम अपनी तैयारी इसी तरीके से करेंगे कि हम सभी सब्जेक्ट की, ताकि हमसे कुछ भी ना छूटे और हमारी तैयारी अच्छी हो रहे। तो चलिए पहला हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? अंडर द आर्बिट्रेशन लॉ द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिशन मीन्स आर्बिट्रेशन में कॉम्पिटिशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए, आर्बिट्रेटर कैन punish parties. B, arbitrator decided his own jurisdiction. C, court cannot controls arbitration completely. And D, arbitration award cannot be challenged. बताइए 1 का आंसर क्या होगा? देखिए, इसमें अगर 1 का आंसर देखें तो ये 1 का आंसर हमारा ऑप्शन बी रहने वाला है, यानी आर्बिट्रेटर डिसाइड हिज ऑन जुरिडिक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, ये किसके अंदर है? हाँ, ये चीज इसमें आप देख लीजिए, ये कौन से सेक्शन में दिया गया है? ये आपसे को दिया गया है सेक्शन 16 में, यानी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के सेक्शन 16 के अंदर आपको दिया गया है कि आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल स्वयं यह तय करता है कि उसे मामले की सुनवाई का अधिकार है या नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? Which provision empower court to grant interim measure before to during arbitration proceeding? यानी arbitration proceeding कार्रवाई से पहले या दौरान अंतरिम राहत देने की शक्ति न्यायालय को किस धारा में दी गई है? बताइए सेकंड का आंसर क्या रहेगा? तो देखिए, सेकंड का आंसर रहने वाला है हमारा सेक्शन 9, यानी सेक्शन 9 के अंदर दी गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? अंडर द लीगल profession who has the power to punish an advocate for professional misconduct? यानी एडवोकेट एक्ट के तहत किसी अधिवक्ता को व्यावसायिक कदाचार के लिए दंड करने की शक्ति किसके पास है? ए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बी, सुप्रीम कोर्ट, सी, स्टेट बार काउंसिल एंड डी, पार्लियामेंट। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, ये है आपका स्टेट बार काउंसिल, यानी स्टेट बार काउंसिल को ही ये पावर दी गई है कि वो अधिवक्ता के मिसकंडक्ट के लिए उसे क्या कर सकता है? उसे दंड दे सकता है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है? एन एडवोकेट अपियरिंग इन अ मैटर वेयर ही इज लाइकली टू बी अ विटनेस वॉयलेट्स, यानी जिस मामले में अधिवक्ता स्वयं गवाह बनने वाला है उसमें पेश होने का उल्लंघन है। क्या है उसमें पेश होने का? कॉन्स्टिट्यूशन, मॉरलिटी है, प्रोफेशन एथिक्स है, नेचुरल जस्टिस है, रेस्टोरेट है। बताइए फोर्थ का राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रोफेशनल एथिक्स रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? अंडर द एविडेंस लॉ fact admitted need to be proved is based on principle, यानी स्वीकृत तथ्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, किस सिद्धांत का आधार है? ए, स्टॉपल, बी, एडमिशन, सी, वेवर, डी, प्रिजम्पशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा फिफ्थ का? तो फिफ्थ का राइट आंसर आपका रहने वाला है बी, एडमिशन। ठीक है, यानी इसका क्या है? जो तथ्य स्वीकार कर लिए गए हैं उन्हें दोबारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। 6 पे आ जाते हैं। 6 क्या कहता है हमसे? 6 कहता है इन भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन वर्सेस कैसे एल्यूमिनियम, यानी BALCO केस द सुप्रीम कोर्ट प्रिलिमिनरी डेल्ट विद, यानी BALCO मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यतः किस विषय पर निर्णय दिया?
क्रिमिनल लाइबिलिटी, फॉरेन स्टेट आर्बिट्रेशन, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, एंड डी आपका आ जाता है टैक्सेशन डिस्प्यूट। बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है आपका? तो जो 6 का आपका राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है आपका फॉरेंसिक आर्बिट्रेशन। नेक्स्ट आ जाइए, यानी बीएलओ क्या कहता है? बीएलओ ने BALCO के निर्णय में विदेशी सीट वाली आर्बिट्रेशन पर भारतीय कानून की प्रयोज्यता स्पष्ट की गई है। 7 पे आ जाइए। 7 क्या कहता है? द राइट ऑफ प्रैक्टिस लॉ इन इंडिया इज ग्रांटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ द एडवोकेट एक्ट? भारत में वकालत करने का अधिकार एडवोकेट एक्ट की किस धारा में दिया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप अपना डबल टिक कर लीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन है जो आपके कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप इस पे इन क्वेश्चन को जिन पे मैं डबल टिक कर रही हूँ उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखें। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सेक्शन 30। यानी जब हमने एडवोकेट एक्ट का वन शॉट किया था उसमें मैंने आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से पढ़ाई थी, और इसका जो सेक्शन 30 है वो मैंने आपसे बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 30 एडवोकेट एक्ट के अंदर ही भारत में लोगों को वकीलों को किस चीज का वकालत करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 8। A dying declaration is admissible because मृत्यु पूर्वक डाइंग डिक्लेरेशन, यानी डाइंग डिक्लेरेशन स्वीकार्य क्यों होता है? इसका कारण बताएंगे कि डाइंग डिक्लेरेशन को एडमिसेबल क्यों माना गया। ए, इट इज रिकॉर्डेड बाय पुलिस, इट इज मेड अंडर oath, a person on deathbed is unlikely to lie, and D, इट इज सेकेंडरी एविडेंस। बताइए इसे क्यों माना गया, स्वीकार्य क्यों किया गया है? एक डाइंग डिक्लेरेशन को स्वीकार्य क्यों किया माना गया है? देखिए इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अ पर्सन ऑन डेथ बेड इज अनलाइकली टू बी लाई, यानी इसको कहते हैं कि मरने से पहले व्यक्ति कभी भी क्या है, झूठ नहीं बोलता। अगर अब हम बात करें हमारे डाइंग डिक्लेरेशन की, कि डाइंग डिक्लेरेशन हमारा BSA में कहाँ आता है, तो देखिए बेटा ये 26A के अंदर हमें दिया गया है। यानी डाइंग डिक्लेरेशन हमें कौन से सेक्शन के अंदर दिया गया है? 26A के अंदर। ठीक है, ये चीजें क्यों बताते हैं हम? क्योंकि इसलिए ये चीजें इसलिए क्योंकि ताकि आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये अगर सेक्शन बेस्ड आ जाता है कि डाइंग डिक्लेरेशन आपको कौन से सेक्शन में दिया गया है BSA के, तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये कौन से में दिया गया है। ये आपको 26A में दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कहता है? 9 कहता है अंडर बार काउंसिल रूल एडवोकेट आर जनरली प्रोहिबिटेड फ्रॉम, यानी बार काउंसिल नियमों के अनुसार अधिवक्ताओं को सामान्यतः रोका गया है किस चीज से? ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट से, गिविंग लीगल ओपिनियन से, एडवर्टाइजिंग एंड सोलिसिटेशन से, या अपियरिंग बिफोर कोर्ट से। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका सी से, यानी एडवर्टाइजिंग से। क्योंकि देखिए कोई भी वकील क्या नहीं कर सकता, अपने व्यवसाय का प्रचार नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। DH की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने यहाँ डाली हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। डी आपसे क्या कह 10, यानी हमारा जो माइनर लॉ है उनका लास्ट क्वेश्चन। ये क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा वैध आर्बिट्रेशन समझौते का आवश्यक तत्व नहीं है? ए, एग्रीमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, बी, इंटेंशन टू सबमिट डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, सी, रजिस्ट्रेशन बिफोर कोर्ट इज कंपल्सरी, एंड डी, डिफाइन लीगल रिलेशनशिप। बताइए 10 का राइट आंसर क्या रहेगा आपका? देखिए 10 का आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रजिस्ट्रेशन बिफोर कोर्ट इज नॉट कंपल्सरी। यानी आर्बिट्रेशन समझौता लिखित होना चाहिए और विवादों को आर्बिट्रेशन द्वारा सुलझाने की मंशा दिखानी चाहिए, लेकिन न्यायालय में पंजीकरण जरूरी नहीं है। ठीक है, 11 पे आ जाइए। 11 आपसे क्या कहता है? विच आर्टिकल, अब यहाँ से आपके मेजर लॉ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, आप इनको देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड इक्वलिटी बिफोर लॉ? कौन सा अनुच्छेद भारत के समक्ष समता की गारंटी देता है? ए, आर्टिकल 12, बी, आर्टिकल 14, सी, आर्टिकल 19, एंड डी, आर्टिकल 21। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है हमारा आर्टिकल 14।
नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अंडर द क्रिमिनल लॉ मर्डर इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता? बीएनएस में हत्या किस धारा के अंतर्गत परिभाषित की गई है? ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता ही होगा। यानी 103 में क्या दिखाया गया? 103 में मर्डर को डिफाइन किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं 13 हमसे क्या कहता है? 13 हमसे कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट विद कंसिडरेशन इज, यानी प्रतिफल यानी कंसिडरेशन के बिना अनुबंध कैसा होता है? वैलिड होता है, वॉइड होता है, इलीगल होता है, इनफोर्सेबल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम क्या करते हैं? इसको भी हम टिक कर देते हैं, क्योंकि ये वे क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। यानी कंसिडरेशन के बिना जो अनुबंध किया जाता है वो कैसा होता है? शून्य यानी वॉइड होता है। इसका राइट आंसर बी रहने वाला है। ठीक है, कौन से सेक्शन में दिया गया है आप इसको ध्यान रखिए। आपके सेक्शन 25 के अंदर दिया गया है। किसके? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। अब आ जाते हैं 14 आपका जो एक मैक्सिम से लिया गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। ओबी जस ईबी रेमेडियम का अर्थ क्या है? यानी इसका मीनिंग क्या होगा? ए, no wrong without remedy, law is supreme, justice delayed is justice denied, ignore of law is no excuse। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 14 का राइट आंसर आपका क्या रहने वाला है? तो देखिए 14 का राइट आंसर आपका रहने वाला है ए, यानी नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी। ठीक है, यानी जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं 15 क्या कहता है? 15 कहता है कन्फेशन मेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर इज जनरली इनएडमिसेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट? यानी एविडेंस एक्ट से पूछा है आपको इसके साथ साथ इसका कौन सा, इसका बीएसए का भी सेक्शन बताना है कि बीएसए में कहाँ पूछा गया। पहले एविडेंस का बताइए कि पुलिस अधिकारी के सामने किया गया इकबाली बयान सामान्यतः किस धारा के अंतर्गत ग्रहण नहीं होता? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सेक्शन 25। अगर इसी की बात हम कर रहे हैं किससे? बीएसए से। यानी अगर हम इसी को बात करेंगे हम बीएसए में कि हमें ये बीएसए में कहाँ दिया गया है, तो आपको बताना है ये बीएसए में कहाँ दिया गया है। तो बीएसए के ये सेक्शन नंबर 23 में दिया गया है। 23 में क्वेश्चन में दिया है, तो 23 के ये आपको क्लोज ए के अंदर दिया गया है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ये हमें पता होनी चाहिए, चाहे सेक्शन यहाँ से आए या हमारा एविडेंस एक्ट से आए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? द डॉक्ट्रिन वाज प्रोनाउंस्ड इन द केशवानंद भारती स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती के मामले में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। आई होप ये आंसर सभी को आता होगा। एक्लिप्स डॉक्ट्रिन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन या सर्वेबिलिटी? बताइए कौन सा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर रहने वाला है आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। 17 पे आ जाइए। 17 क्या कहता है? 17 आपसे कहता है ये केस लॉ बेस्ड है, इंपॉर्टेंट केस लॉ बेस्ड है, जहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये वे केस है जो लैंडमार्क जजमेंट है, इनसे क्वेश्चन आते ही। द मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ, यानी मेनका गांधी मामले में किस अधिकार के दायरे को विस्तृत किया गया था? इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। देखिए वैसे इसमें 17 का राइट आपका आंसर आना है आर्टिकल 21 पर। 21 किससे डिपेंड करता है? कि इस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, यानी किसको? प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। आप इसका आंसर ये लिख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर ये रहेगा, और अगर इसमें आर्टिकल पूछा जाता है तो आर्टिकल वो 21 रहने वाला है। थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाते हैं 18 आपसे क्या कहता है? द नेबर प्रिंसिपल वाज लेट डाउन इन द नेबर प्रिंसिपल किस मामले में, यानी नेबर प्रिंसिपल किस मामले में स्थापित किया गया? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, डी डोनाग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, सी एशबे वर्सेस वाइट, डी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल? बताइए किस मामले में नेबर प्रिंसिपल को स्थापित किया गया है? 18 का राइट आंसर करें तो ये डोनेग्यू वर्सेस स्टीवेंसन का मामला था, जिसमें इस प्रिंसिपल को स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर एफआईआर इज जनरली रजिस्टर्ड अंडर विच प्रोविजन। यानी बीएनएसएस में एफआईआर सामान्यतः किस प्रावधान के अंतर्गत दर्ज की गई है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर के ऊपर आप अपना लिख लीजिए कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। ये हमारा बीएनएसएस का है, जिसमें हिंदी में तो ये ठीक है, इंग्लिश में कंप्यूटर जी ने इसको थोड़ा सा कर दिया है गड़बड़। यार यानी कहाँ से क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये बीएनएसएस से। क्या कि बीएनएसएस में एफआईआर सामान्यतः किस प्रावधान में दी गई है। तो किस में दी गई है, ये 154, जिसका आंसर आई होप सभी बच्चों को पता होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 2020 क्या कहता है, अ टेम्परेरी इंजेक्शन इज ग्रांटेड अंडर अस्थायी निषेधाज्ञा किसके अंदर दी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीपीसी से, और मैं आई होप इसका क्वेश्चन 20 जो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, एक ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार आपके आईबी और जुडिशरी दोनों में पूछा जाता है। तो 20 का आंसर बताइए। मेरे हिसाब से तो आपको पता होगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑर्डर 39, ऑर्डर 7, ऑर्डर 9 एंड ऑर्डर 21। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी टेम्परेरी इंजेक्शन कब दी जाए, कौन से ऑर्डर में दी गई है, वो 39 में, यानी ऑर्डर 39 सीपीसी के अंदर दी गई है। नेक्स्ट आज 21 21 हमसे क्या कहता है, 21 हमसे कहता है रेस जुडिकाटस प्रोवाइड अंडर विच सेक्शन सीपीसी। तो इसका आंसर तो आई होप सभी को पता है, और सेक्शन 11, यानी सेक्शन 11 में क्या दिया गया है, रेस जुडिकाटा दिया गया है। क्वेश्चन अच्छा है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, इन पे मैं डबल टिक कर रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि इन पे हमें ज्यादा ध्यान देना सभी पे। सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, पर ये बार बार रिपीट होने वाले ज्यादा चांसेस होते हैं इनके। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, हु इज द नोन एज द फादर ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। किसको कहा गया है सभा संविधान के जनक। तो इसका आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एंड डी राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो सी रहेगा, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या कहती है, 23 कहती है विच रिट इज इशू टू प्रोड्यूस अ डिटेन पर्सन बिफोर कोर्ट। यानी किस रिट का उपयोग करके बंदित व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। तो कौन सी रिट है वो, ए मेमोरेंडम, बी सर्शोरी, डी सी आपका हैबिस कॉर्पस एंड डी क्यू वारंटो। बताइए 23 का राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए 23 का आपका राइट आंसर रहने वाला है आपका हैबिस कॉर्पस, यानी हैबिस कॉर्पस रिट को जारी करके किसी भी व्यक्ति को क्यों व्यक्ति को क्या किया जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, किस लिए किया जाता है, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए। क्योंकि अगर उसे जबरदस्ती डाल दिया गया तो जब तक उसे कोर्ट में नहीं ले जाएगा, उसको निर्दोष नहीं साबित किया जाएगा तो उसको छोड़ेंगे कैसे। तो कौन सी रिट होती है ऐसे व्यक्ति को के लिए, ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट में पेश करने के लिए हैबिस कॉर्पस रिट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट 24 क्या कहता है, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम, यानी प्रतिफल किससे आ सकता है। A promissory only, B promisor only, C stranger only, D promissory और any other person। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए डी इसका आंसर क्या रहने वाला है 24 का। 24 का राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रोमिसरी और एनी अदर पर्सन, यानी भारतीय कानून में प्रतिफल वचनग्राही या किसी अन्य व्यक्ति से आ सकता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं 25 क्या कहता है, 25 कहता है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए आर्टिकल 19, ऑप्शन बी आर्टिकल 21, ऑप्शन सी आर्टिकल 32 एंड ऑप्शन डी आर्टिकल 226। बताइए 25 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, यानी कौन से अनुच्छेद में दिया गया है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, और इस आर्टिकल को क्या कहा गया है ये भी आप मुझे बताइए। इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिए, और आपके कितने आंसर ठीक हो रहे हैं ये मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। कौन सा सब्जेक्ट आपका ऐसा है जो बहुत अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर भी आपको और फोकस करना। कोई अगर ऐसा एक सिंगल सब्जेक्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, जिसमें आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि हम उसी सब्जेक्ट पे फोकस करके उसी के एमसीक्यू ज्यादा डिस्कस करेंगे, ताकि आपके हर सब्जेक्ट अच्छे से तैयार हो सके।
तो बताइए, देखिए इसका राइट आंसर है हमारा आर्टिकल 32। इसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर ने कहा है। इसके लिए हमने क्या किया है, इस एक्सप्लेनेशन में देखिए मैंने डाला हुआ भी है आप लोगों के लिए, ताकि आपके लिए इजी हो जाए कि अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है तो भी आपको क्या पता होना चाहिए, किसने कहा है ये भी पता होना चाहिए, किसने कहा है, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। कौन से आर्टिकल में कहा है आपको? आर्टिकल 32 में कहा है। और क्या कहा है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आ जाते हैं 26। अब 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मेंस मीन्स आपको बताना है कि मेंस का मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन ए गिल्टी एक्ट, ऑप्शन बी गिल्टी माइंड, ऑप्शन सी रॉन्गफुल गेन, ऑप्शन डी रॉन्गफुल लॉस। बताइए इसका मेंस का मतलब होता क्या है? देखिए मेंस का मतलब होता है आपका गिल्टी माइंड, क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी कोई व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो उसमें उसकी मेंसरिया देखी जाती है। मेंसरिया का मतलब यानी कि उसके दिमाग में उसने पहले से प्रिपरेशन की थी कि मुझे तो उस व्यक्ति की हत्या करनी है, यानी उसका जो माइंड था वो पहले से ही था कि उसने पूरा प्री प्लान बना कर दिया। यानी इसमें क्या होता है, इसका मीनिंग होता है गिल्टी माइंड, यानी अपराध करने की मानसिक मंशा। 27 पर जाते हैं। 27 कहता है द डॉक्ट्रिन ऑफ केवर्ट इम्पोर्ट मीन्स। ये क्वेश्चन हम पहले भी डील कर चुके हैं, चलिए खैर अब भी देख लेते हैं। यानी केवर्ट इम्पोर्ट का अर्थ क्या है? सेलर बिहेवियर, बायर बिहेवियर, लॉ बिहेवियर एंड डी कोर्ट बिहेवियर। बताइए इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बायर बिहेवियर। यानी खरीदार को खरीदने से पहले वस्तु की जांच करनी क्या है? जरूरी है कि वस्तु सही है या खराब है। ये चीज कब है? खरीदार को कब? खरीदने से पहले इसकी जांच करना क्या है? जरूरी है। नेक्स्ट आ जाते हैं 28। 28 क्या कहता है? 28 कहता है विच कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसका आंसर, क्वेश्चन सिंपल था तो इस पे हमने टाइम नहीं लगाया। नेक्स्ट आ जाते हैं डेफाम, लास्ट क्वेश्चन यानी 29। 29 को डिस्कस कर लेते हैं। 29 क्या कहता है आपसे? डेफामेशन अंडर बीएनएस इज प्रिलिमिनरी रिलेटेड टू, यानी बीएनएस में मानहानि मुख्यतः किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ए रेपुटेशन से, बी प्रॉपर्टी से, सी मैरिज से, या डी कॉन्टेक्ट से। और ये भी बताइएगा कि डेफामेशन की जो हमारी डेफिनेशन है वो बीएनएस के कौन से सेक्शन में दी गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो राइट आंसर आपका रहेगा रेपुटेशन। कौन से सेक्शन में दी गई है ये बीएनएस के? ये आपको 356 के में दी गई है, यानी बीएनएस के सेक्शन 350 के अंदर कौन सी डेफिनेशन दी गई है? डेफामेशन की। ठीक है, तो हमें इसके साथ साथ ये भी याद करना है कि कौन सा सेक्शन है, क्योंकि कई बार देखिए सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें प्रॉब्लम होती है। पर एक बात मैं आपको बताऊं, ये तो चलो मैं आपको बाद में भी बता सकती हूँ, पर अभी बता रही हूँ। बेयर एक्ट में जब आप पढ़ते हैं ना तो उसका इंडेक्स, एआईबी वाले बच्चों के लिए इंडेक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें ना बहुत से क्वेश्चन इंडेक्स बेस्ड आ जाते हैं। देखिए इंडेक्स बेस्ड कैसे, कि जैसे आपसे ये पूछ रहे हैं यहाँ पे तो डेफामेशन से रिलेटेड पूछा है, हो सकता है डेफामेशन आपसे यही पूछा जाए कि कौन से सेक्शन में। अगर आपने बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ा है और आपको एक बार को याद नहीं है तो आप उसमें फिर भी याद कर सकते हैं कि कौन से रेंज में दी गई है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, यानी बेयर एक्ट का जो इंडेक्स है उसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से सॉल्व हो जाते हैं। तो कौन से सेक्शन में दी गई है? 356 में। नेक्स्ट, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्या कहता है। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड, कानून द्वारा लागू किया जा सकने वाला समझौता कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर या प्रोपोजल। तो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका राइट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कॉन्ट्रैक्ट। ये था हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर क्लासें अच्छी लगती हैं इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।